बुलेटिन का बाकायदा आगाज करे। आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। आरिफ अलवी ने ट्विटर पैगाम में लिखा, खुदा गवाह है दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुत्तफिक ही नहीं, अमले को बगैर दस्तखत किए बिल वापस करने का हुक्म दिया ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया बिल वापस जा चुके हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो डिस्कशन चल रही है, हर जगह जो बात चल रही है वो है आरिफ अलवी के हवाले से। सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड है आरिफ अलवी का ये मामला, जिसके ऊपर ये बात की जा रही है कि आखिर अगर दस्तखत उन्होंने नहीं किए तो मामला इसके पीछे है क्या, इसकी छानबीन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, या कोई ये बात कर रहा है कि आरिफ अलवी को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया बिल वापस जा चुके हैं, लेकिन स्टाफ ने यकीन दिलाया कि बिल वापस भेज दी हैं। आज पता चलता है कि अमले ने मेरे अहकामात नहीं माने, मेरी मर्ज़ी और हुक्म को मजरू किया गया है। उनका ये कहना है कि अल्लाह सब जानता है, वो ही इन्हें मुआफ़ करेगा। मैं उन तमाम लोगों से मुआफ़ी मांगता हूँ जो बिल से मुतासिर होंगे। आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने एक नया महाज खड़ा कर दिया है। आरिफ अलवी ने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि खुदा गवाह है दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुत्तफिक ही नहीं हूँ, अमले को बगैर दस्तखत किए बिल वापस करने का हुक्म दिया। उनका ये मौक़िफ़ है कि वो इस बिल से एग्री ही नहीं करते, तो उन्होंने इसीलिए इस बिल को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, लेकिन अमले ने जो है उनको चीट किया है। ये उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है। मारिया जी हाँ, आरिफ अलवी ने इस हवाले से ट्वीट किया और उनका पैगाम था कि खुदा गवाह है दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए। इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 8 अगस्त को सदर मुमलिकत को भेजा गया। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोनों बिल्स पर सदर ने 10 दिन के अंदर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया। जब सदर कोई एतराज़ ना उठाएं और खामोश रहे तो समझा जाता है कि सदर ने उससे जो है वो मुत्तफिक हो चुके हैं। बिल्कुल, इस हवाले से निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का भी बयान है, जिन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत के ट्वीट से कोई भौंचाल नहीं आया, कोई इतना बड़ा मामला नहीं उन्होंने ट्वीट कर दिया है। ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐवान सदर जाकर रिकॉर्ड कब्जे में लें। सदर इस्तीफ़ा देंगे या नहीं, अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे, इसका अभी तक उनको भी इल्म नहीं है कि आखिर क्या हिकमत अमली अडॉप्ट की जाएगी सदर पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने क्या कहा, मज़ीद सुन लेते हैं। सदर मुमलिकत ने जो आज ट्वीट किया वो 2 कवानीन से मुताल्लिक। एक कानून है पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल जो उनको भेजा गया, मैं इसकी बताता हूँ, और दूसरी ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 27 जुलाई को सेनेट ने पास किया। यही बिल 31 जुलाई को कौमी असम्बली ने पास किया और ये ऐवान सदर भेज दिया गया और वहाँ ये 2 अगस्त को मौसूल हुआ ताकि उस पर प्रेसिडेंट की असेंट ली जा सके। ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल जो है वो नेशनल असम्बली ने 1 तारीख को पास किया और सेनेट को भेजा। सेनेट ने उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस लगा के नेशनल असम्बली को भेजा और नेशनल असम्बली ने उन ऑब्जर्वेशंस के साथ इसको 7 अगस्त को पास कर दिया। ये बिल सदर मुमलिकत को भेजा गया और 8 अगस्त को मौसूल हुआ। कानूनी पोजीशन ये है कि आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है, सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। कोई तीसरा इख्तियार नहीं है। टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म का कोई भौंचाल नहीं है, बहुत साफ़ और वाज़ेह सूरत हाल है। और इसी वजह से आज मैंने अपने काबीना के रफ़ीक वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम साहब, उनको ज़हमत दी कि वो यहाँ पर आएँ और ये जो ट्वीट आई है उसके हवाले से जो कानूनी पोजीशन है उसकी वजाहत करें। और वैसे तो जो मुल्क का आइन है उसके अंदर आर्टिकल 75 जो जिसकी कापियाँ आपको दी गई हैं, और हम तो डिजिटल अरीना में हैं तो आप ख़ुद भी गूगल करके उर्दू या अंग्रेज़ी में आर्टिकल 75 जो है वो पढ़ सकते हैं। तो गुफ्तगू आपने सुनी है। नुमाइंदा ख़ुसूसी सदीक साथी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कानूनी नुकात की भी वजाहत की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
क्या देखते हैं, कितनी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की नौयत के मामले पर आना, निगरान सेटअप की जानिब से क्या कहेंगे? जी देखिए, ये इबहम पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसकी वजाहत के लिए निगरान हुकूमत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि किसी किस्म का कोई इबहम नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने भी जो है वाज़ेह तौर पर यही मौक़िफ़ जो था वो अपने नाज़रीन को बताया था कि प्रेसिडेंट के पास कानूनी और आइनी यही रास्ते हैं, अगर वो इख्तियार करते तो इस किस्म की सिचुएशन पैदा नहीं होती। उन रास्तों को उन्होंने खुद इख्तियार नहीं किया और फिर जो है वो एक ट्वीट करके जो है वो सारी सूरत हाल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। हालांकि जो पार्लिमानी अमूर के ज़राए हैं, ये सेनेट है, ये कौमी असम्बली है, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि ये जो दोनों बिल्स हैं ये कानून बन चुके, क्योंकि सदर ममलकत की तरफ से हमें किसी किस्म का कोई तहरीरी एतराज़ मसूल नहीं हुआ। तो इस वजह से जो वो मुद्दत भी 10 दिन की गुजर गई। वो ये खबर हमने पहले दे दी थी कि 2 अगस्त को जो था वो आर्मी एक्ट और फिर 8 अगस्त को जो था वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है प्रेसिडेंट को गए, और दोनों जो है एक 12 अगस्त को नाफिजुल अमल होना था अगर सदर जो है वो आपस में जो ना भिजवाते, और दूसरा 18 को, और वही हुआ। 18 तारीख भी गुजर गई है, आज तो 20 तारीख है। तो दोनों के ऊपर सदर की तरफ से ना कोई इतराज आया और ना ही सदर ने जो था वो इन बिल्स के हवाले से जो है वो अपनी किसी किस्म की कोई रजामंदी या सिग्नेचर के हवाले से कोई बात की, इनकी खामोशी इख्तियार की। तो जब इस किस्म के हालात में खामोशी इख्तियार की जाए तो पार्लिमानी ज़राए और वज़ारत कानून ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई, तो फिर यही समझा जाता है कि सदर की रजामंदी है, और उसी को फिर समझा गया कि चूँकि ये कानून अब दोनों बिल्स जो हैं वो कानून बन चुके हैं। और अब सदर का जो अपना जो ट्वीट है वो भी सेल्फ कंट्राडिक्टरी नज़र आया। जी सदीक साजिद, ये कहिएगा कि ज़राए की जानिब से खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन कुछ खबर ये भी आ रही हैं कि शायद मुस्ताफ़ी नहीं होंगे बल्कि वो जल्द सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। तो क्या खबर है आपके पास इस हवाले से कि क्योंकि बिल तो कानून बन चुका है, इस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है अपने ट्वीट के अंदर कि जिन पर जो इससे मुतासिर होगा उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो अब उनके पास ऑप्शन क्या है? क्या वो कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं? जमात से उनका ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ से सदर का, तो उनकी जमात की जानब से तो ये बयान भी आ चुका है कि इसको जो है वो सदर ममलकत का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अलबत्ता सदर ने भी इस हवाले से मुशावरत की है, अगर सदर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं तो इसके लिए भी उनको जो है एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी जो है वो रेफरेंस के लिए ज़रूरी होता है कि रेफरेंस पहले वज़ीर-ए-आज़म की जानब से उनके पास जाए, तो वो फिर सदर ममलकत भिजवाते हैं। इसकी भी आईनी और कानूनी मामलात हैं। या सदर अगर चाहे तो अपनी लीगल टीम से मशवरा करके बराह रास्त अगर रेफरेंस भिजवाना चाहिए, किसी मामले की वजाहत जानना चाहे, तो वो अपनी लीगल टीम से मशवरा कर सकते हैं। दूसरा, उनके मुस्ताफ़ी होने के हवाले से भी चीज़ें, क्योंकि सियासी जमातों का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है, पीपल्स पार्टी ने भी उनके इस्तीफे का मुतालबा किया, PDM ने भी किया, नून लीग ने भी कर दिया उनके इस्तीफे का। वैसे तो उनकी 9 सितंबर को वैसे ही मुद्दत पूरी हो रही है, आईनी मुद्दत जो है 5 साल की पूरी हो रही है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में कहा जा रहा है। सदीक साजिद, ये पॉइंट ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और निगरान वफाकी वज़रा की जानिब से बताया गया कि एक बिल जो है वो 2 अगस्त को और दूसरा जो है वो 8 अगस्त को पेश किया गया, लेकिन जो 10 रोज़ का वक्त था कि जिसमें ना कोई एतराज़ किया गया उनकी जानिब से, ना ही कोई सवाल उठाया गया, तो इसलिए वो खुद ब खुद कानून बन गया। लेकिन जो सदर है उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस बिल पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। तो इस चीज़ को क्लियर कर दें कि क्या उन्होंने दस्तखत किए थे या नहीं किए थे, या कोई एतराज़ नहीं दिया गया था तो इस वजह से ये खुद ब खुद बिल बन गया। इन दोनों बिल्स के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, और जब उन्होंने दस्तखत भी नहीं किए, एतराज़ भी नहीं उठाया, दोनों बिल्स को वापस भी नहीं भिजवाया, तो पार्लिमानी अमूर की जो वजारत और कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट, उन्होंने जो पुरानी रवायात होती है पार्लिमानी, उसको सामने रखते हुए यही समझा कि चूँकि सदर ममलकत को इनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, तो इन बिल्स को वो फिर आज खुद जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गए और वो लागू जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, हमें डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद आदिल, आप क्या देख रहे हैं इस तमाम तो सूरत हाल को? अब जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है निगरान वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी, और बहुत सारी अहम चीज़ें बताई गई हैं कि जी को बहुत भौंचाल नहीं आ गया, कोई इतना ऐसा मैटर नहीं है जिस पर इस तरह से डील किया जाए, तो क्या समझते हैं आपके मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये जो आइन की शिक है 75 बेसिकली उसकी तशरीह का मामला है, और सदर ममलिकत से जो है एक गैर जिम्मेदारी का जो है मुजाहरा किया गया है सदर की तरफ से, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम जो है वो आया है। और अब सदर ममलिकत चूँकि उस सारे मामले की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन उसमें
ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو شک تھی جس میں پارلیمنٹ کی طرف سے جو بل بھیجا گیا تھا یہ باؤنڈنگ ہے کہ صدر جو ہے وہ اس کو بل کو 10 دن میں واپس کرتے، لیکن وہ انہوں نے واپس نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قانون کا حصہ بن چکا ہے. اب یہ معاملہ چونکہ قانونی ہے اور شک میں چونکہ تیسری اس کی گنجائش نہیں ہے، تو آبویسلی اگر کوئی اس کو پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں تشریح کے لیے لے جانا چاہے تو یہ سپریم کورٹ ہی بہترین فورم ہے جو اس کی تشریح کر سکتا ہے کہ آیا یہ صدر پہ باؤنڈنگ تھی کہ وہ اگر 10 دن میں واپس بھیجتے اور بے شک اس پہ وہ سائن کریں یا نہ کریں تو وہ قانون کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا. تو یہ اب سپریم کورٹ ہی اس معاملے کی تشریح بہتر کر سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. عادل یہ بھی بتائیے گا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد بھی اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صدر کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، تو اپنے وہ جو صدر ہیں وہ اپنے ٹویٹ کو ثابت کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے صدر مملکت نے جو ہے وہ بڑی پہلے انہوں نے جو بل کی جو قانونی پوزیشن تھی، آئینی پوزیشن تھی، اس کے مطابق اس کو فلفل نہیں کیا اپنی ذمہ داریوں کو، اور جب وہ اس میں ناکام رہے اور اپنی غیر ذمہ داری کا ملبہ جو ہے انہوں نے اپنی اسٹاف پر ڈالنے کی کوشش کی. اب صدر اخلاقی طور پر تو صدر اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہوئے ہیں، یہی معاملہ، اور انہوں نے خود ٹویٹ کر کے اس کا اعتراف بھی کر دیا ہے. تو اخلاقی طور پہ تو یہی ہے کہ وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں، لیکن ہمارے کہنے سے، آپ کے کہنے سے تو ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان میں جو اخلاقیات ہیں وہ صرف سیاستدان جو ہیں وہ سنانے کے لیے بیان کرتے ہیں، جب عملی طور پہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتے. اب صدر مملکت کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے اپنے اس عمل کو کہ انہوں نے کیوں مقررہ مدت میں اس کو سائن نہیں کیا. اور اگر سائن نہیں کرنا تھا. محمد عادل، ہمیں احمد بلال محبوب صدر پل ڈاٹ انہوں نے بھی جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ جو معاملہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے صدر مملکت نے جو کچھ کہا ہے وہ کنفیوزنگ ہے کہ انہوں نے ایک تو بہت تاخیر سے اس کا نوٹس کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے اسٹاف کو کہ واپس کر دیا جائے. اب یہ کہنا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وربلی کہا تھا کہ رائٹنگ کہا تھا. وربلی تو ڈینائی بھی ہو سکتا ہے، اور اگر انہوں نے رائٹنگ کہا تھا تو اس کا ثبوت موجود ہوگا جس کا انہیں لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا قانونی نقطہ ہے. ظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس قانون کے اوپر صدر مملکت کے اعتراضات تھے. انہوں نے یہ اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے. اگر ان کو اعتراضات تھے تو اس معاملے میں آئین کی تشریح، آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت اعتراضات پھر پارلیمنٹ کو بھیجیں گے. تو ظاہر ہے وہ لکھ کے ہی بھیجیں گے، اور وہ اعتراضات اگر تو پارلیمنٹ کو منظور ہوئے تو وہ اپنا قانون بدل دے گی، نامنظور ہوا تو وہ جوائنٹ سٹنگ میں اس کو دوبارہ منظور کر دیں گے. تو کیا صدر مملکت کے اپنے اعتراضات رائٹنگ بھجوائے تھے پارلیمنٹ کو؟ ان کو اعتراضات یہ تو وہ کہہ رہے تھے، جب تھے تو ان کو بھجوانے چاہیے تھے. اگر بھجوائے تھے تو اس کے باوجود یہ بل اگر نوٹیفائی ہو گیا تو یہ تو بالکل غلط ہوا ہے. یہ کس کی غلطی ہے یہ ڈٹرمن ہونا چاہیے. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ صدر مملکت کی طرف سے جو ابھی تک کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ بہت کنفیوزنگ ہے. ان کو معاملے کی پوری طور پر وضاحت کرنی چاہیے، اور اگر ان کے اسٹاف نے ان کے خلاف کچھ کیا، ان کی بات نہیں مانی یا کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے یا کوئی کے دستخطوں ایگزیکٹلی یہی سوال ہے احمد بلال محبوب صاحب کہ اگر پریزیڈنٹ کوئی حکم دیتے ہیں اور ان کا اسٹاف اس حکم پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پریزیڈنٹ پھر اس کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ سب سے بات ہے پریزیڈنٹ نمبر 1 کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کا آغاز کریں، یہ لکھیں کہ ان لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے اور ان کے خلاف میں یا تو FIR کٹواتا ہوں یا ان کے خلاف بیتوانہ کارروائی کرواتا ہوں. دونوں صورتوں میں ان کو اس کے بارے میں کوئی کارروائی انیشیٹ کرنی پڑے گی. اور اگر وہ FIR کٹوانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے لیگل مشیر سے مدد لے کے ان کے خلاف ایک FIR درج کرانی چاہیے. ان کے پاس بہت سی آپشنز اویلیبل ہیں، لیکن سب سے پہلے انہیں اپنے جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا اس کی وضاحت کرنی چاہیے.
और साथ ही साथ अहमद बिलाल साहब, ये तादीबी कार्रवाई की जिससे आपने बात की, तो ये तादीबी कार्रवाई किस नौयत की हो सकती है? कितना सख्त एक्शन स्टाफ के खिलाफ लिया जा सकता है अगर तो ये ऐसे यही मामला है? डिटरमिन होगी ना तो गलती कितनी है। अगर मिसाल के तौर से उन्होंने आरिफ अलवी साहब के दस्तखतों को जाली दस्तखत करके भेज दिया है तो ये बहुत सीरियस मामला है। तो उनको कई सालों की कैद हो सकती है क्योंकि जालसाजी का मुकदमा है। अगर उन्होंने उनके लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को छुपा लिया है, वो नहीं भेजा, तो ये भी बहुत जालसाजी का काम है। लेकिन अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन ज़बानी दी थी, वर्बल दी थी, और उन इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं हुआ, तो फिर इसका तो कोई सबूत ही नहीं है। फिर तो तादीबी कार्रवाई के लिए लिख सकते हैं, अपने स्टाफ को तब्दील कर दें, उनको सस्पेंड करवा दें और नया स्टाफ मंगवा लें। इतना ही हो सकता है, क्योंकि अगर उनका कोई सबूत नहीं है जी। तो स्टाफ ये कह रहा है कि हमें तो उन्होंने कहा ही नहीं, तो फिर जाहिर है कि इस कार्रवाई नहीं हो सकती। अहमद साहब, जैसे कि आप फरमा रहे हैं ये बात कि बिल पर अगर एतराज़ था तो वो तहरीरी जो कमेंट्स थे उनको पब्लिक नहीं होना चाहिए, या उनकी जो वर्बल अगर कोई स्टेटमेंट्स थी तो उसकी क्या अहमियत है? वर्बल स्टेटमेंट की किया जा सकता। अगर लिखी हुई बात है तो वो ज़ाहिर है कि फाइल पे मौजूद होगी, जो सामने प्रोड्यूस की जा सकती है, तो इससे पता चल सकता है कि सदर ममलकत ने क्या कहा, क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये ऐसे अहम मामला ज़बानी तो नहीं होते, तो ये तो लिख के उसको एतराज़ लिखना चाहिए था, ताकि असम्बली के पास एतराज़ जाते तो वो उसके मुताबिक एक्ट कर सकते। अगर एतराज़ लिखते ही नहीं गए तो असम्बली क्या कर सकती थी? मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि बगैर एतराज़ से लिखते वो बिल को वापस करने का ऑप्शन उनके पास नहीं है। वो कैसे वापस कर सकते हैं? वापस करने के ऑप्शन तो ये लिखी है कि आपको कोई एतराज़ हो, वो आप वापस लिख के भेज दें। अब एतराज़ भी अगर नहीं है भी सही, लिखा भी नहीं गया, तो वैसे आपने कह दिया कि फर्म वापस भेज दें, तो इसका तो मतलब 12 दिनों 10 दिन गुजरने के बाद यही हो सकता है कि आपको कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट तो की नहीं। अच्छा अहमद बिलाल साहब, क्या समझते हैं कि क्या ऐसे हालात में सो मोटो लेना चाहिए अदालत को, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे वाक़यात ना हो, इनसे भी बचना है? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये अगर वो सो मोटो एक्शन लेगी तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों कवानीन से जो फंडामेंटल राइट्स है पाकिस्तान के अवाम के, वो मुतासर होते हैं। क्योंकि ये जो दोनों लॉ है ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स। तो अगर ये कानून है या नहीं है, दोनों सूरतों में इससे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अगर ये सदर ममलकत इसकी वजाहत देने में नाकाम नहीं, अपनी वजाहत नहीं देते और ये इल्ज़ाम ही लगा रह जाता है, तो फिर बजाय इसके कि पाकिस्तान की स्टेट को इतलाक करने दिए जाए, सुप्रीम कोर्ट से मोटो लेके इसकी तहकीकात कर ले और जो सूरत हाल है सही वो बयान कर दे। ठीक है अहमद साहब, ज़रा लीगल पर्सपेक्टिव से हट के अगर हम देखें तो क्या आप नहीं समझते ये चीज़ कि कौम इस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है कि क्या मामला सामने आ गया, इतना बड़ा मनसब है, तो उस पर कोई सदर पाकिस्तान को कोई खिताब करना चाहिए आवाम से, और कोई उनको या तो वीडियो पैगाम जारी करना चाहिए था इतने अहम मामले पर? देखिए, वीडियो जारी करें या ट्वीट जारी करें या सरकारी बयान जारी करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या खिताब करें, ये तो मुख्तलिफ तरीके हैं ना। असल बात तो ये है कि उन्हें जो कुछ उनसे हुआ है या जो कुछ उन्होंने किया है उसको वाज़ेह अंदाज में बयान करना चाहिए। एक मेरा ख्याल में लिखा हुआ प्रेस स्टेटमेंट भी बहुत काफ़ी है कि अगर वजाहत से वो एक स्टेटमेंट जारी कर दें तो हुआ क्या था, किस तारीख को उन्होंने ये कहा था, ये लिखा हुआ था, ये ज़बानी था, वगैरह वगैरह, ये सारी वजाहतें दे दें तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें या अगर वो वीडियो पैगाम जारी करना चाहेंगे, उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन असल चीज़ ये है कि वजाहत आनी चाहिए। अच्छा अहमद बिलाल साहब, इस तमाम मामले पर अगर आप अपना मज़ीद तज़किया देना चाहें तो इस सिचुएशन में बेनिफिशरी कौन हो सकता है? ये जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फ़वाइद जो हैं वो किसको मिल रहे होंगे इस वक्त इस सिचुएशन में? देखिए, इसका एक पहलू तो ये है कि सदर ममलकत 9 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हमारा आईन ये कहता है कि अगर नया सदर मुंतखब ना हुआ हो तो उस सूरत में जब तक नया सदर मुंतखब होकर अपना अहदा न संभाल लें, ये सदर अपने अहदे पर कायम रहेंगे।
अब ये फिर मुद्दत कोई 8-9 महीने की होगी कम अज कम, तो ज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, इलेक्शन 7 महीने का पीरियड है, उसके बाद वो असम्बलियाँ हल्फ उठा लेंगी तो फिर उनके लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा सदर का, तो 8-9 महीने लग जाएंगे। और कुछ लोग शायद न चाहते हों सदर मुमलिकत को इतना अर्सा मौजूद रहे और वो जिनका ताल्लुक उस पार्टी से है जो इस वक्त मौजूद है तो कोई खराबी ना पैदा कर दें। तो ये भी हो सकता है कि ऐसे तरीके से कुछ ऐसा प्रेशर जनरेट किया जाए कि सदर मुमलिकत आफियत इसी में समझे कि मैं रिजाइन करके चले जाऊँ। एक उसका पहलू ये हो सकता है, 1-2% ये इम्कान भी है और इसका बेनिफिशरी अगर सदर रिजाइन करके चले जाते हैं तो यकीनन वो पार्टियाँ होंगी जो PTI के मुखालिफ हैं। लेकिन अगर फर्ज करें वो कायम रहते हैं लेकिन अपने मौक़िफ़ को अच्छे तरीके से वाज़ेह कर देते हैं तो फिर जाहिर है कि उसका बेनिफिशरी PTI होगी। ये मेरे ख्याल में तो ये ठीक है, रुख करते हैं मोहम्मद आदिल का। मोहम्मद आदिल, ये अर्ज़ कीजिएगा, क्या समझते हैं आप कि अगर सदर पाकिस्तान मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लेते हैं और वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं अपने मनसब से, तो क्या समझते हैं आप कि जो एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, एक अमल है, उस पर क्या असरात पड़ेंगे इसके? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक जानबूझ के इस कानून को मतनाज़ा बना दिया गया है। पहले सदर मुमलिकत की तरफ से एक हमें गैर जिम्मेदारी या एक नेग्लिजेंस जिसे कह सकते हैं कि मुकर्रर मुद्दत में इस कानून को उन्होंने किया। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह बिल को मतनाज़ा बनाने का जो है असर, वो यकीनी तौर पर मुस्तक़बिल करीब में हमें जो बहुत सारे मुकदमा की हेयरिंग है उसके ऊपर भी हमें नज़र आएगा कि जो तहरीक इंसाफ के या दूसरे लोग जो इस कानून के तहत गिरफ्तार हैं या उनके खिलाफ कोई कानूनी प्रोसीडिंग इन फ्यूचर जो है वो चलेगी, तो इसको मतनाज़ा बनाने का ये है कि जब आला अदलिया में ये मामला जाएगा तो उसमें ये सवाल उठेगा कि चूँकि ये सदर ममलिकत ने इसके ऊपर साइन नहीं किए थे, ये एक मतनाज़ा कानून है और बग़ैर मंजूरी के जो है वो नाफिज किया गया है जिसके तहत ये सारा प्रोसीडिंग हो रही है। तो मैं तो इसको समझता हूँ कि जानबूझकर ये ऐसी सूरत हाल वो क्रिएट की गई है। तो इसमें इसका जो बर्डन है यकीनी तौर पर आरिफ अलवी साहब को ही उठाना है। दूसरा वही है सूरत हाल के इसको आला तरीन अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आइन और कानून की तशरीह करती है, वो इसकी तशरीह कर दे। पहले वो किसी भी सूरत में 184(3) के तहत नोटिस दे ले, सदर की तरफ से कोई ख़त चला जाए इसके ऊपर, या कोई और जो भी शख्स जो इसके इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाए कि जो आइन की आर्टिकल 75 है उसकी तशरीह की जाए कि अगर सदर मुकर्ररा मुद्दत में जो है वो दस्तखत ना करें तो वो क्या उस सूरत में ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता। तो उस सूरत में ही ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज कानून के तहत जितने भी केस प्रोसीड होंगे मुस्तक़बिल करीब में उन पर सवालिया निशान रहेगा और यही मुखालिफ वकला जो हैं वो इस मामले को अदालती उसमें लेके चलेंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो है जानबूझ के सूरत हाल का को मुतनाज़ा बनाया गया है और इसके दूररस असरात होंगे और इसका बर्डन जो है ना आरिफ अलवी समेत आरिफ अलवी को ही उठाना पड़ेगा इस सारे मामले का। ठीक है, हमारे साथ सदीक साजिद भी मौजूद हैं। सदीक साजिद, ये बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ट्वीट में उनके अल्फाज हैं कि बिल मंजूर तो हो चुका है और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ, तो असल मामला है इसकी तहकीकात का, इन्वेस्टिगेशन का। क्या समझते हैं आप कि ये एक बड़ा यकीनी तौर पर फ्रॉड है जिस जाने से भी ये मामला किया जा रहा है? कितना इंपॉर्टेंट है इस केस को एक मिसाल बनाना? देखिए, इस मामले में किसी किस्म की कोई तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पहले भी कहा कि ये सदर ममलकत और उनके जो सेक्रेटरी हैं वो दोनों इस चीज़ के ऊपर जो है वो दोनों में से कोई एक जिम्मेदार है। या तो सेक्रेटरी ने अपने प्रेसिडेंट को सही तौर पे जो है वो ब्रीफ नहीं किया, या प्रेसिडेंट साहब जो है वो तमाम तर सूरत जब सारा कुछ हो गया और उसके बाद अब लकीर पीट रहे हैं। तो पार्लियामेंट ने अपना एक प्रोसीजर पूरा किया और वो भी पार्लियामेंट जो कि खत्म हो चुकी, कौमी असम्बली खत्म हो चुकी, वो अपना प्रोसीजर पूरा करके गई। उन्होंने जो तमाम तर रिक्वायरमेंट थी आइन और कानून के मुताबिक वो पूरी की। असम्बली सेनेट से हुए पास तो चेयरमैन सेनेट ने भेज दिए, असम्बली से दूसरा बिल पास हुआ वो स्पीकर कौमी असम्बली ने भेज दिया।
प्रेसिडेंट के पास जो, जिस तरह मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का प्रेसिडेंट पाबंद है, 48 का आर्टिकल वो पढ़ लें, इसके साथ जब लेजिस्लेशन हो जाए फिर 75 को पढ़ लें, उसमें वाज़े तौर पर हर चीज दर्ज है। इसमें तो किसी किस्म का कोई जो फ्रॉड अगर हुआ भी तो उसके जिम्मेदार तो खुद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी होंगे। उसमें जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हर चीज जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जब जाती है, ये ऐसी भी सियासी बात नहीं है, ये कानूनी, आईनी और पार्लिमानी मामला है और ये एक दो कवानीन है, कोई आम कानून नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, आर्मी एक्ट है और पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये लागू हो चुके हैं, इसके बड़े असरात हैं और उसके तहत जो है वो जो लोग फौज को बदनाम करेगा उसको सजाएं हैं। ये वो ऐसी कोई छोटी सी बात है कि ऐसे कोई बंदा भेज दे और सदर साहब कहते हैं कि जनाब मैंने इसके ऊपर साइन नहीं किए तो मेरे दस्तखत नहीं है, फला नहीं है। वो जितने भी वो फिर आइन को खुद वायलेट कर रहे हैं सदर मुमलिकत इस किस्म की गुफ्तगू करके, और जब वो खुद खामोश रहे और उनके पास कम अज कम 10 दिन का वक्त है, वो बहुत होता है। हर चीज लिखी बड़ी तहरीरी शक्ल में मौजूद है और ये मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली की भी आला हुकाम से बात की, सेनेट सेक्रेटेरिएट के अमले से भी बात की, जो उनकी लेजिस्लेशन ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा नोटों के साथ नोट लगाकर जिस तरह एक समरी भेजी जाती है। ठीक है सदीक साजिद हमारे साथ ही रहेगा। एंकर पर्सन अली हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। अली हैदर, आपने जैसा देखा आज तमाम तर सूरत हाल क्या दिन भर रही है, सदर का ट्वीट, फिर वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से बयान आया और अब विफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस तरह देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को, मामले को? देखिए, ये मुझे तो लगता है कि सदर साहब का ये ट्वीट है, ये सियासी मामला है, ये सियासी एक यूँ कह लें कि इंस्टिगेट किया गया है, क्योंकि इसके टेक्निकली सदर साहब स्ट्रांग नहीं है और शायद उनको भी पता होगा इस बात का कि अगर वो ये क्लेम करते हैं कि मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो गया, मुझे पता नहीं लगने दिया, तो इसमें सदर साहब की अपनी सुर्खी है, ऐवान सदर की, उनके दफ्तर की सुर्खी है। और जिस तरह से पहले भी बात हो रही थी कि अगर तो वफाकी वज़रा ने भी यही कहा है कि अगर तो सदर साहब दस्तखत नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये खास मुद्दत के बाद वो कानून बन जाता होता है, और सदर साहब को इस तरह रिजर्वेशन थी तो आरिफ अलवी साहब को पहले इससे बताना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। और अगर आपके नाक के नीचे कुछ ऐसा हुआ है तो फिर बजाय इसके कि ट्वीट के आखिर में आप कौम से माफी मांग रहे हैं, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं कि जो इस कानून से इफेक्ट होंगे, आपको तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उठानी चाहिए थी, आपको तो नाम लेने चाहिए थे कि किसने आपके साथ धोखा किया। तो बेसिकली सदर साहब के साथ अगर धोखा हुआ है तो इसमें ना हुकूमत का कसूर है, उस वक्त की हुकूमत का कसूर है, ना उस वक्त की असेंबली का कसूर है, ये फिर आपके स्टाफ लेवल पर जो है वो कुछ हुआ है जिसकी इंक्वायरी आपको खुद करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल माइलेज लेने से है। कल को ये भी हो सकता है कि इस तरह के कवानीन को की मुखालफत करने के लिए इनकी जो पेरेंट्स जमात तहरीक इंसाफ है, अगर वो सामने आती है तो फिर इनके माथे पे दाग रहता कि सदर तो आपके अपने थे, उन्होंने दस्तखत क्यों किए, उन्होंने क्यों अप्रूव इसको किया, वो मुखालफत कर लेते। लिहाजा उस दाग को धोने के लिए खुद को उन्होंने अब्सॉल्व किया है, अब्सॉल्व करने की कोशिश की गई है। इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टंट रादर देन कोई टेक्निकल मामला हो। अली, ये एक और बात भी वाज़ेह कर दें, ये शरारत है या मिसकंडक्ट है या फ्रॉड है, ये जो भी मामला है, लेकिन ये मामला बहुत संगीन है। क्या समझते हैं आप कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको मिसाल बनाना? देखिए, मैं तो समझता हूँ, इस पर मैंने पहले वाली भी अपने गुफ्तगू में ये कहा था कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐवान सदर है तो मजाक थोड़ी है, किसी कोई पटवार खाना थोड़ी है कि तहसीलदार के नीचे जो है वो 2-3 पटवारियों ने काम दिखा दी। ऐवान सदर है, हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं सदर साहब, अगर उनके नीचे ऐसा हो रहा है, स्टाफ उनकी मर्जी के बगैर उनके दस्तखत कर रहा है, उनकी मोहरें लगा रहा है, तो फिर तो बहुत संगीन सूरत हाल है। कल को कोई ऐसा बिल जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी के हवाले से हो, जिसका ताल्लुक मुल्क की सलामती के हवाले से हो, और वो भी सदर साहब के पास आया, सदर साहब के नाक के नीचे सब कुछ हो जाए, तो मुल्क की सिक्योरिटी को कितने संगीन खतरात लाक हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला रफा दफा नहीं होना चाहिए। मुझे सदर साहब की गैर संजीदगी पे हैरानी हो रही है कि वो खुद कितने गैर संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर के। उन्होंने आखिर में ट्वीट के आखिर में सिर्फ दुआ दी है, बजाय इसके कि कोई दावा करते कि मैं इसकी इंक्वायरी बिठाऊंगा, मैं उस पर पूछताछ करूंगा, मैं इंक्वायरी का मुतालबा करता हूँ। उन्होंने ऐसी कोई बात थी, उन्होंने अपना अफसोस का इजहार किया कि जैसे इंसान से कोई चलते फिरते कोई कांच की चीज टूट जाए तो इंसान ये क्या करता है, वो मादम की शादी टूट गई, गिलास टूट गया मुझसे। तो उनके लिए अगर ये इतनी गैर संजीदा बात है, इदारों को चाहिए यहाँ पे कि वो, या मौजूदा जो अबूरी हुकूमत है उनको चाहिए। एग्जैक्टली अली हैदर, बड़ी संजीदा बात है कि सदर साहब की मंजूरी और दस्तखत के बगैर कवानीन मंजूर हो जाते हैं, फिर 27 घंटों के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके साथ हाथ हो गया है, और फिर वो एक ट्वीट कर देते हैं और उसमें कह देते हैं कि खुदा माफ़ करे, उनसे मदद की अल्लाह से जो है वो उम्मीद कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या मुल्क कैसे चलते हैं, मुल्क की मामलात क्या इस तरह से चलते हैं? मुझे मुल्क का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम एक बात समझ आ गई कि ऐवान सदर ऐसे ही चल रहा था इतने अरसे से।
یہ ہو رہا تھا آپ کے ایوان صدر میں. صدر عارف الوی نے بیسکلی اپنی انکمپیٹنس ایکسپوز کی ہے کہ وہ کتنے انکمپیٹنٹ ثابت ہوئے ہیں. میں مانتا ہوں کہ صدر ایک بے اختیار عہدہ ہے, صدر کے پاس اب وہ اختیارات نہیں ہیں, صدر ایک رسمی عہدہ ہے, لیکن کم سے کم اپنے جو ان کا جو محل ہے اس کے اندر جو ان کے خدام ہیں ان پہ تو نظر رکھی جا سکتی ہے نا, ان پہ تو کم سے کم اتنا چیک اینڈ بیلنس ہو سکتا ہے. یا اتنی جرت کیسے ہوئی؟ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, باس کا کام کیا ہوتا ہے, وہ سب کو ان لائن رکھتا ہے, سب کو ان چیک رکھتا ہے. اتنی جرت ہی کیسے ہوئی کسی کی کہ وہ صدر صاحب کی مرضی کے بغیر کسی بل کے اوپر کو اپروول دے کے واپس بھجوا دے. اول تو قانون کہتا ہے کہ اگر وہ نہ بھی بھجواتے تب بھی قانون بن جا رہا تھا, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہ قانون بنتا یا نہ بنتا یہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہ اس وقت سوال ہے ہی نہیں کہ وہ قانون کیسے بن گیا. سوال یہ ہے کہ صدر پاکستان کا اسٹاف ان کی حکم عدولی کیسے کر سکتا ہے, اور صدر پاکستان اس کو اتنا لائٹلی کیسے لے سکتے ہیں. وہ اس پہ اب تک انہوں نے, بلکہ ان کا تو ٹویٹ یہ آنا چاہیے تھا کہ جب یہ ہوا تو میں نے ڈپارٹمنٹل انکوائری بٹھائی, میرے نزدیک یہ لوگ قصوروار ہیں, میں ان کو ایوان صدر سے بے دخل کرتا ہوں, ان کے خلاف مقدمہ درج کراتا ہوں, یا کوئی بھی جو کارروائی جس قانون کے مطابق بنتی ہے وہ کرواتا ہوں. انہوں نے بڑا کیجولی اٹھے, اچانک سے ان کو یاد آیا 27 گھنٹوں کے بعد, او ہو پاس ہو گئے بل, میں بھول گیا تھا, سو سوری. اسٹاف نے میرے خیال ہے میرے بغیر جو ہے وہ اجازت کے بغیر یہ کام کر دیا, چلے اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. ارے یہ کیا بات ہے بھائی, آپ اتنے کیجول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, آپ اتنا بڑا نورا باکس کھول رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہنے ہیں کہ اللہ بیلی میں چلا. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ عدالت عظمیٰ کو نوٹس لینا چاہیے.